अच्छा, लास्ट पार्ट में हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कहा था कि जी उसकी कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कि जी रो जी वी जो है इतना ही एक इक्वल वेट मतलब डिस्प्लेस किया है इस ऑब्जेक्ट ने। जिस ऑब्जेक्ट को आपने पानी में इमर्स किया है, जिस ऑब्जेक्ट को आपने पानी में डुबोया है, इस चीज़ की इक्वल वेट डिस्प्लेस हुआ है लिक्विड का। मतलब आपने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका वेट इसके इक्वल होगा रो जी वी के। ठीक है, अब इसी की इक्वल एक फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा। तो स्टार्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक बॉडी को आप ज़मीन के ऊपर ट्रैक करते हो वहाँ पे आपको ज़्यादा मुश्किल होगी इसको ट्रैक करते हुए, या इस केस में जिसमें आप वाटर में इसको ट्रैक कर रहे हो वहाँ पे आपको ज़्यादा मुश्किल इस वजह से आएगी कि वहाँ पे कोई अपथर्स वगैरह के कंसेप्ट नहीं है। जब ज़मीन के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर आप ट्रैक करेंगे उल्टा इसको फ्रिक्शन मिल रही है, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि उसको ट्रैक करने में काफ़ी मुश्किल आती है। इस ऑब्जेक्ट को जब पानी में डुबोते हैं उसकी अगले केस में, तो पानी में डुबोने से क्या होता है, किसी भी लिक्विड में इसको डुबो दें तो उसमें ये होता है कि इसके ऊपर अपथर्स एक्ट करना शुरू हो जाती है। अब इसका जितना वेट है उसमें से ये एलिमेंट कैंसिल आउट हो जाता है और इसका वेट हमें हल्का फील होता है। इसी वजह से हम जब किसी लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो हमें उसका वेट या उसका जो वज़न है वो कम फील होता है और उसको ड्रैग करना आसान होता है पानी के अंदर बनिस्बत अगर आप उसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करें किसी फ्लोर पे या किसी रिजिड सरफेस के ऊपर। तो ये हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल है और इसी की बेस पे आगे जो है ना फ्लोटिंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन वगैरह की बात भी आएगी कि कश्तियाँ जो हैं वो कैसे चलती हैं और पानी में कैसे तैरती हैं, तमाम बातें इस पर हम करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है इससे सब टॉपिक इसका बनता है दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है जो स्टोन है इसकी डेंसिटी क्या है। इस टाइम मुझे नहीं पता कि इसकी डेंसिटी डी जो है वो कितनी है, मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वो डी है इन एयर, मैंने कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसके अंदर मैंने इसको डुबोना है उस लिक्विड की जो डेंसिटी है उसको हम रो कह देते हैं। ठीक हो गया, इसकी डेंसिटी मैंने फाइंड आउट करनी है और इसकी डेंसिटी क्या है वो रो है। आगे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने क्या लिखना है, ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है इन वाटर या लिक्विड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आपने इसको वेट करके देख लेना कि इसका वेट यहाँ पे कितना बन रहा है। ठीक है, एयर में आपने इसका वेट किया, एयर में इसका वेट जो है वो W1 आपने क्या दिया। ठीक है, पहले आपने W1 देखा कि W1 क्या चीज़ है, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। W1 क्या चीज़ है, ये वेट इन एयर है। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये W2 क्या चीज़ है, ये वेट इन वाटर है या लिक्विड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। पहले आपने यहाँ पे इसको वे किया किसी स्प्रिंग बैलेंस से और उसके बाद आपने एयर में इसको वेट करने के बाद यहाँ पे आपने देखा इसका वेट कितना बन रहा है, W1 बन रहा है, जो भी इसका वैल्यू बनती है। फिर आपने इसको यहाँ पे वे किया, उसका यहाँ पे वेट कितना बन रहा है, उसको W2 आपने कह दिया। ठीक है, W1 ज़्यादा होगा, एयर में उसकी डेंसिटी मतलब वेट ज़्यादा होता है, पानी में थोड़ा सा उसका वेट कम होता है बिकॉज एक अपथ्रस्ट उसके ऊपर ऐड करना शुरू हो जाता है। सो हम क्या करते हैं कि W1 माइनस W2 कर देते हैं और W1 माइनस W2 से क्या आएगा, अभी हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कहा कि W1 माइनस W2 से हमारे पास जो एलिमेंट आएगा इट विल बी द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस स्टोन। ठीक है, इस स्टोन ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा उतना ही इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट एक्ट करेगा। खैर हम अपथ्रस्ट की तो बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सिंपल एक बात कर रहे हैं कि वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, उससे क्या आएगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। यहाँ पे अब एक रेशोज़ निकाली जाती हैं, डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इन दोनों की हमने रेशो निकाली। फिर हम कहते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर एंड वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये कहाँ से आया था, अभी हमने इनकी वैल्यूज़ को माइनस करके कैलकुलेट किया था। मुझे तो ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी, तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए मैं डेंसिटी की जो वैल्यू है, रो की जो वैल्यू है जो कि लिक्विड की डेंसिटी बनती है, इसको मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ। जब उस साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो मुझे W1 की वैल्यू का भी पता, W की वैल्यू भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, W1 माइनस W2 से आ जाएगा। नॉन है ये दोनों वैल्यूज़, हमें पता है इन दोनों वैल्यूज़ का हमने कैलकुलेट किए हैं स्प्रिंग बैलेंस से। अच्छा, इन दोनों का हमें पता है, W1 भी है, नीचे इसको इसकी जो अपनी वैल्यू है ना इक्वेशन वो लिख दी गई हैं। अब इन चार वैल्यूज़ का मुझे पता है, मुझे ये वैल्यू भी नोन है, वही वैल्यू दोबारा यहाँ से आ जाती है, W2 भी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी है। इन तमाम वैल्यूज़ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इन एयर क्या होगी।